मेरा नाम सुशांत है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मैं सिर्फ कहने को ही इकलौता था। घर की सारी जिम्मेदारी और 2 बहनों की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी। अभी मैं इंटर के ही पेपर दे रहा था कि मेरे पिता का देहांत हो गया। पिताजी की अचानक मौत होने की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई थी। जब से पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तब से ही मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे और हमारे घर के हालात बिगड़ते चले जा रहे थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहता था और चाहता था कि मैं अच्छी से अच्छी एजुकेशन हासिल करूं। मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, मगर किस्मत मुझे एक अलग ही मोड़ पर ले आई थी। जो मेरे साथ हो रहा था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस मैं जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। घर का इकलौता मर्द होने की वजह से माँ और बहनें भी मुझसे हर चीज़ की डिमांड किया करती थी। कुछ दिनों तक तो मैंने अपने घर के पास ही एक छोटी सी किराना स्टोर खोल ली थी। मैं ये काम तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी की वजह से मुझे ये काम भी करना पड़ गया था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, घर के खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे थे। यहाँ तक कि मैं एक दिन में 3 जगह जाकर नौकरी करता था। एक वक्त की रोटी खाता था और 2 वक्त की रोटी के पैसे बचाकर रखता था। मेरे ऊपर दोनों बहनों की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी थी। मैं चाहता था कि मेरी बहनों के अच्छे घरानों में शादी हो जाए। उनकी पहली और आखिरी उम्मीद आखिर मैं ही तो था। हमेशा मैं अपने परिवार की हालत सुधारने की प्लानिंग में लगा रहता था, मगर मैं ये सब भूल गया था कि हम जितने भी प्लान बना लें, लेकिन नसीब में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। घर की परेशानियों की वजह से मैं और भी ज़्यादा परेशान होता चला जा रहा था। कम उम्र में ही परेशानियों ने मुझे घेर लिया था। ऐसे ही टेंशन में मेरे दिन कट रहे थे। तभी एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और वो मुझसे कहने लगा कि वो दुबई जा रहा है। उसे वहाँ पर एक अच्छी नौकरी मिल गई है। वो मुझसे कहने लगा, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो? कुछ देर तक तो मैं सोचता रहा और फिर मैंने हाँ कर दी। सच ये था कि मैं भी इस ज़िंदगी से तंग आ गया था। इतनी मेहनत करने के बाद भी घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे। मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो मेरी माँ ने मुझे इतनी दूर जाने के लिए मना कर दिया और वो कहने लगी कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा एक ही बेटा है और वो भी मेरी नज़रों से दूर चला जाए। लेकिन जब मैंने माँ को घर की परेशानियों के बारे में बताया और कहा कि मैं इन परेशानियों से तंग आ गया हूँ, मुझे भी टेंशन रहती है, धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता चला जा रहा हूँ। यहाँ रहकर मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाकर काम करूँ, जहाँ पर मुझे इतने पैसे मिले कि घर का खर्चा पूरा होने के बाद भी कुछ पैसे बच जाया करें। आखिर दोनों बहनें जवान बैठी हुई हैं, मुझे इनकी भी तो शादी करनी है। जब कई दिन तक मैंने अपनी माँ को समझाया तो उनकी भी समझ में आ गई और उन्होंने मुझे दुबई जाने की परमिशन दे दी। मैंने दुबई जाने के लिए अपना वीज़ा तैयार करवाया और मुझे वीज़ा मिल गया। उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। अभी मैं इन कामों में ही बिजी था कि एक दिन अचानक मेरी बहन के लिए रिश्ता आ गया, जो मुझसे छोटी थी और मेरी अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा बनती थी। मैंने लड़की की फैमिली से मिलकर फ़िलहाल सगाई की बात कर ली थी, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता था और साथ में ये भी चाहता था कि जब तक उसकी शादी में टाइम है तब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। इन्हीं सब सोचों में गुम होकर मैं अपने घर से दुबई जाने के लिए निकल गया था। घर से एयरपोर्ट की तरफ चला गया था। एयरपोर्ट जाने से पहले मैं अपने चाचा के घर जाकर उनसे कहकर आया था कि वो मेरी माँ और बहनों का ख्याल रखें। मेरे घर में अब कोई मर्द नहीं बचा था, इसलिए मैं अब अपने घर को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मगर मैंने फ़ैसला कर लिया था दुबई जाने के लिए और मैं अपने इस फैसले पर कायम रहना चाहता था। मैं और मेरा एक दोस्त एक साथ दुबई जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर अपने सामान की चेकिंग करवाई और दोनों ही हम प्लेन में बैठ गए। मेरा दिमाग अभी भी अपने घर की तरफ ही जा रहा था। मैं परेशान था कि मेरे बिना मेरी माँ और बहनें किस तरह से रहेंगी। मैंने सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने शहर को छोड़कर आने लगा था और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ जा पहुंचा। आखिर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई थी। मुझे अपना परिवार बहुत प्यारा था। उनके आराम और सुकून के लिए मैंने अपने सुकून की कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया था। मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ और बहनों को ज़िंदगी में हर वो सुकून दे सकूं जो हर इंसान चाहता है।
जो दिन मैंने गुजारे थे वो मेरे लिए बड़े मुश्किल भरे दिन थे। रास्ते में जाते हुए मैं सोच रहा था कि काश मैं अपना घर छोड़कर इतनी दूर काम करने के लिए नहीं जाता, मगर फिर ये भी सोचता था कि मजबूरी की वजह से ही तो मैंने ये फैसला किया था, वरना कौन ऐसा इंसान होता है जो अपने परिवार के होते हुए भी कहीं दूर जाकर काम करे। यही सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया। वो एक अजीब रात थी। कभी तो ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत है, लेकिन ये सब हकीकत था। मेरी ज़िंदगी में आने वाली वो रात एक अजीब ही रात थी। मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब अगले दिन हम दुबई पहुंच गए, दुबई पहुंचने के बाद रात का टाइम था और हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले गए थे। रेस्टोरेंट में मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। वो लड़की देखते ही मुझे पसंद आ गई थी। न जाने उसमें ऐसा क्या था कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। वो भी इस रेस्टोरेंट में बैठी हुई खाना खा रही थी। मुझे लगा कि शायद ये दुबई की रहने वाली है। अगले ही दिन जब मैं अपने काम से सेट हो गया और मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो लड़की एक शॉप के बाहर खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं भी उसी शॉप में चला गया और उसके बराबर में जाकर खड़ा हो गया था। वो काउंटर पर अपना बिल बनवा रही थी, मगर वो अपने पर्स में उलझी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना सर उठाया तो उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या आपको कोई परेशानी है, तो वो कहने लगी कि मैं अपना पर्स कहीं भूल चुकी हूँ और मुझे सामान के पैसे भी देने हैं। मैंने उसकी मुश्किल देखते हुए उसके मना करने के बावजूद भी उसका बिल दे दिया। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा किए जा रही थी। शॉप के बाहर निकलने के बाद उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और कहने लगी कि वो मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देगी। उसने बताया कि वो इंडिया की ही है और वो यहाँ पर काम करने के लिए आई हुई है। वो चलते चलते ही मेरे साथ बात करती गई। हम दोनों आपस में बातें करते हुए एक साथ ही चल रहे थे। जब मैंने उससे पूछा तो तुम कहाँ रहती हो, तो उसने मुझे बताया कि वो पास की एक बिल्डिंग में रहती है और कहने लगी कि मुझे पता है कि आप भी वहीं जा रहे हो, क्योंकि रात मैंने आपको बिल्डिंग के बाहर देखा था। उस बिल्डिंग के काफ़ी सारे रूम खाली हैं। ज़्यादातर जॉब करने वाले लोग इस बिल्डिंग में ही ठहरते हैं। मैं तो मन ही मन बहुत खुश हो गया था, क्योंकि हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। ये बात तो मुझे उसके बताने पर पता चली थी। उसने बताया कि वो एक स्टूडेंट है और वो यहाँ पर काम भी करती है। उसका नाम दीप्ति है और वो पास ही के कॉलेज में पढ़ती है। बातों बातों में उसने बताया कि वो इंडिया से बिलोंग करती है और उसकी फैमिली इंडिया में ही रहती है और वो एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखती है। हम दोनों अब रोज़ ही मिलने लगे थे। मेरी आदत थी, मैं रोज़ डायरी लिखा करता था। दुबई भी मैं अपनी डायरी साथ लेकर गया था। जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं डायरी लिखने के लिए बैठ जाता था। दुबई वाकई बहुत खूबसूरत शहर है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। मेरे लिए तो ये शहर अनजान था, लेकिन मेरा दोस्त यहाँ की थोड़ी बहुत जगह को जानता था, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर घूमने के लिए आया था। दुबई में हर तरफ खूबसूरत इमारतें बनी हुई थी। यहाँ पर रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दोस्त और मैं एक ही बिल्डिंग के एक ही फ्लैट में रहते थे। हम दोनों रात को काम करने के बाद घूमने के लिए जाते थे और खाना होटल से ही खाते थे। हमारी नौकरी भी सेट हो गई थी। दूसरे दिन मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके आ रहा था तो रास्ते में मुझे दीप्ति मिल गई। वो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही थी। मैं उसके करीब गया और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर रास्ते में बैठकर क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो उसने मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मैंने उसे अपने साथ आने को कहा और कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा, तुम उनसे मेरी फ़ोन पर बात करवा देना, मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम उन्हें कुछ भी नहीं समझा सकते। उसकी बात सुनकर मैं उसे तसल्ली के सिवा कुछ नहीं दे सकता था। फिर कुछ दिन तक वो मुझे बिल्डिंग में नज़र ही नहीं आई। जो लड़की उसके साथ फ्लैट पर रहा करती थी, मैंने उस लड़की से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली तो उसने मुझे बताया कि दीप्ति अपने पेरेंट्स के पास चली गई है। ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। उसे मुझे बताना तो चाहिए था कि वो अपने माँ बाप के पास वापस जा रही है। वो बिना कुछ बताए ही चली गई थी और आखिर वो मुझे बताती भी क्यों? आखिर हमारा कौन सा रिश्ता था जो वो मुझे बताकर जाती? फिलहाल कुछ दिन तक मैं उसके बारे में सोचता रहा कि ना जाने क्यों इस तरह से वो अचानक यहाँ से चली गई। मुझे ख्याल आया कि शायद उसके यहाँ से जाने की वजह उसके पेरेंट्स हों। अभी हमें यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए हमारी जॉब कुछ ठीक नहीं चल रही थी और हमें सैलरी भी बस मामूली सी ही मिलती थी। मैं बचत करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन खर्चे थे
कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। हम लोग रेंट पर उस फ्लैट में रहा करते थे। फ्लैट का रेंट भी होता था और खाने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे और कोई ना कोई नया खर्चा भी निकल ही आता था। मैं हमेशा बचत करने के बारे में सोचता था। कभी माँ फ़ोन करके कहती कि किसी की शादी में लेन देन करना है तो उनको भी ज़्यादातर पैसे देने पड़ते थे ताकि वो अच्छी तरह से अपने खर्चे को पूरा कर सके। धीरे धीरे मुझ पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही थी। मैं चाहता था कि मेरी सैलरी बढ़ जाए और मुझे दुबई आने पर कुछ प्रॉफिट होने लगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। मेरे पास पैसों की बचत नहीं हो पा रही थी। हर तरफ से मुझे मुश्किलों ने घेर लिया था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन जब मैं बिल्डिंग की लिफ्ट में जा रहा था तो मुझे दीप्ति दिखाई दे गई। मैंने उसे रोका और पूछने लगा कि तुम कहाँ पर चली गई थी। तो उसने मुझे बताया कि उसके माता पिता के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए वो अपने घर चली गई थी। वो पूरे 1 महीने में इंडिया से दुबई वापस आई थी। उसने मुझे बताया कि उसके पिता चाहते हैं कि वो नौकरी करे और उसकी माँ चाहती है कि वो पढ़ाई करे। यहाँ पर रहकर तो वो दोनों काम कर रही थी, लेकिन उसके माँ और पिता चाहते थे कि वो कोई एक ही काम करे। मैंने उससे कहा कि तुम क्या करना चाहती हो, तो उसने मुझे बताया कि वो पढ़ना चाहती है और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहती है। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसने मुझे बताया कि 2 दिन के बाद वो उसके माता पिता भी दुबई आकर उसके साथ इस फ्लैट में रहने वाले हैं। जब उसके माता पिता भी दुबई आ गए तो उसने मुझे अपनी माँ से मिलवाया। मैं दीप्ति को देखकर बहुत खुश हो गया था क्योंकि मेरा उससे अच्छा टाइम पास होता रहता था। कुछ वो अपनी सुनाती थी और कुछ मैं उसको अपनी सुनाता था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे अपने फ्लैट में अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले गई थी वो। मैंने उसकी माँ को पहचानने की कोशिश की कि उसके बावजूद भी मैं उसकी माँ को पहचान नहीं सका। आखिरकार मैंने उनसे पूछ लिया कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इंडिया बहुत बड़ा है। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ पर रहते हो और तुम्हें भी तो नहीं पता कि हम कहाँ पर रहते हैं, इसलिए तुम मुझे कैसे जान सकते हो। वो सही कह रही थी। काफ़ी दिनों तक मेरी आंखों के सामने से दीप्ति की माँ का चेहरा नहीं जा रहा था। एक दिन नाइट शिफ्ट से मैं घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में अचानक मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आगे जाकर देखा तो किसी का एक्सीडेंट हो गया था। एक लड़की ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैं तेज़ी से आगे बढ़कर उस लड़की को अस्पताल ले गया और उस लड़की को आईसीयू में एडमिट करवा दिया। काफ़ी देर तक मैं उस लड़की के होश में आने का इंतज़ार करता रहा। नर्स ने आकर मुझे बताया कि वो लड़की होश में आ गई है, आप उनसे मिल सकते हो। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने उस लड़की से कहा कि कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते ही मेरा फ़र्ज़ बनता है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की आंखें बंद करके लेट गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नज़र उसके बालों पर पड़ी तो उसके बाल लंबे घने काले थे और वो लड़की भी बहुत गोरी थी। मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे से नहीं हट रही थी। मैं हॉस्पिटल में रुककर ही उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा था। सारी रात उसको सोते हुए गुजर गई थी और अगले दिन मैंने ऑफिस की छुट्टी कर ली थी। मैंने सारी रात उसकी देखभाल में गुजार दी। सुबह जब वो होश में आई तो मुझे अपने सामने देखकर हैरान रह गई थी। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि आप यहाँ से चले गए होंगे, लेकिन वो मेरी आदत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। मैंने भी उसकी देखभाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 3 दिन बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई तो मैं उसे उसके घर छोड़ने के लिए चला गया था। वो भी एक फ़्लैट में ही रहती थी, लेकिन उसका फ़्लैट मेरे फ़्लैट से बहुत अच्छा था। मैंने उसको उसके कमरे तक पहुंचने में मदद की। फिर उसके घर के किचन में जाकर मैंने उसके लिए कुछ खाने का बनाया। शाम से पहले वो दवाई लेकर सो गई थी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। उसका नाम सोनिया था। वो धीरे धीरे मेरे दिल में अपनी जगह बनाने लगी थी। मुझे उससे प्यार हो गया था। अब मुझसे उसके बिना रहना मुश्किल हो गया था और आखिरकार मैंने उसे एक दिन अपने दिल की बात कह दी। वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी और उसने जवाब में मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। फिर मैंने उसकी खातिर बचत करना शुरू कर दिया था। वो खुद भी जॉब करती थी और पढ़ाई भी करती थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी। माँ ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं टेंशन में आ गया था और माँ से नाराज़ भी हुआ था कि माँ ने मुझे बिना बताए ही शादी की डेट फिक्स कर दी थी। मैंने अपनी बहन को कॉल किया और उसे शादी की बधाइयाँ देने लगा। मैंने सोनिया को भी इस बारे में बता दिया था। उसने भी मुझे बधाई दी। हम रोज़ मिलने लगे थे।
मैंने अब उसके साथ ही जॉब करना शुरू कर दिया था। हम एक साथ एक ही ऑफिस में जॉब किया करते थे। हम ऑफिस साथ जाते थे और साथ ही वापस आते थे। हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। एक दिन मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उसने भी हाँ कर दी थी। मैं अभी तक सोनिया की फैमिली के बारे में नहीं जानता था। जब मैंने सोनिया से उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो एक अनाथ लड़की है और वो इंडिया में ही रहती थी। इंडिया में जॉब करने के बाद वो यहाँ दुबई जॉब करने के लिए आई थी और यहीं पर रहकर वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। उसके बारे में सुनकर मुझे तो बहुत दुख हुआ था। मैंने उसे तसल्ली दी और हमेशा उसका साथ देने का वादा किया था। मैं चाहता था कि मेरी शादी जल्द ही सोनिया के साथ हो जाए, लेकिन इससे पहले मुझे अपने घर वालों से बात करनी थी। मैंने अपनी माँ को सोनिया के बारे में सब कुछ बता दिया था। माँ ये बात सुनकर कुछ देर के लिए तो खामोश हो गई थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पहले अपनी बहन की शादी करो, उसके बाद अपने बारे में सोचना। मैंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि बहन की शादी कुछ महीनों के लिए टाल देते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे हाथ में इतना काम नहीं आया कि मैं कुछ पैसों की बचत कर सकूं। लेकिन माँ ने मुझसे कहा कि कुछ भी करके तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है। मुझे अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिरकार माँ को क्या हो गया था? माँ को मेरा ख्याल नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद माँ का दोबारा मुझे फ़ोन आया और माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा, तुम्हें अब यहाँ पर पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने घर में ही बुटीक खोल लिया है और मैं पैसे कमाने लगी हूँ। घर का खर्चा आराम से हो जाता है। तुम पैसों की बचत करो और अपनी बहन की शादी के लिए पैसे बचाकर रखो। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मुझे माँ की बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि माँ खुद मुझसे पैसे ना भेजने की बात कर रही थी। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे तो सोनिया से शादी करनी है। इसलिए मैंने सोनिया से कहा कि मुझे किसी भी तरह से तुमसे कोर्ट मैरिज करनी होगी। सोनिया भी मुझसे इतनी जल्दबाजी की वजह पूछ रही थी। मैंने उससे कहा कि बस मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ, इसलिए हम जल्द ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और सोनिया शादी के लिए मान गई थी। मैंने दुबई में ही सोनिया से कोर्ट मैरिज कर ली और अपने दोस्त को भी इस बारे में बता दिया था। मैं अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए मुझे पता था कि वो मेरे घर तक मेरी शादी की खबर नहीं पहुंचाएगा। मेरी माँ की शर्त थी कि जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं भी शादी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे सोनिया से इतना ज़्यादा प्यार था कि मैं उससे जल्द ही शादी करना चाहता था। मेरे दोस्त ने मेरा साथ दिया और इस तरह से मेरी शादी सोनिया से हो गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशियों भरा दिन था, मगर मैं नहीं जानता था कि वो खुशियाँ सिर्फ मेरे लिए कुछ दिन तक की ही थी। शादी के बाद भी सोनिया और मैं एक साथ ऑफिस जाया करते थे। सोनिया से शादी करने के बाद मेरे खर्चे बढ़ते चले जा रहे थे और मैं अपनी बहन की शादी के लिए कोई भी बचत नहीं कर पा रहा था। जो पैसे मैं माँ को भेजता था, माँ ने उन पैसों से बुटीक खोल लिया था। मेरी माँ और दोनों बहनें बहुत अच्छी सिलाई किया करती थी, इसलिए उन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर अपने ही घर में बुटीक खोल लिया था। माँ ने बताया था कि उनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। माँ का फ़ोन आया और माँ कहने लगी कि तुम जल्दी घर वापस आ जाओ, तुम्हारी बहन की शादी के कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसा ना हो कि तुम अपनी बहन की शादी वाले दिन ही घर आओ, जल्दी ही तुम अपने घर आ जाओ। यहाँ आकर तुम्हें कुछ काम भी तो देखने हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं बचा पाया हूँ, इसलिए अभी मेरे पास कुछ दिन थे जिन दिनों में मैं काम करके पैसों की बचत कर सकता था। इसलिए मैंने माँ से कह दिया था कि मैं शादी से एक दिन पहले ही घर पर आऊँगा। माँ इस बात पर राज़ी तो नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे ज़्यादा समझाने पर माँ मान ही गई थी। लेकिन पैसे भेजने की फ़िक्र अब मुझे नहीं रही थी। बस मुझे अपनी बहन की शादी के लिए ही पैसे इकट्ठा करने थे। लेकिन घर वापस जाने की बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जितने भी पैसे मेरे पास हैं वो सब लेकर मैं इंडिया वापस चला जाता हूँ और वहीं जाकर मैं अपना कोई बिज़नेस कर लूँगा और अब दोबारा दुबई नहीं आऊँगा। मगर मैं सोनिया को यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकता था, और अगर उसे अपने साथ लेकर जाता तो माँ से क्या कहता। अब तो मैं और भी ज़्यादा टेंशन में फंस गया था। सोच सोच कर मेरे दिमाग में दर्द होने लगा था। मुझे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने सोनिया को इस बारे में सब कुछ बता दिया। वैसे भी आज न कल सोनिया को इस बारे में सब कुछ पता चल ही जाना था, और अब मैंने सोच लिया था कि मैं सोनिया को अपने साथ इंडिया लेकर चला जाऊंगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल इंडिया तो जाना ही था ना, और सोनिया को साथ लेकर ही जाना था। मैंने सारी बात सोनिया को बता दी।
सोनिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन की शादी है, अभी तो तुम चले जाओ, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मुझे लेकर चले जाना। लेकिन मैंने सोनिया से कहा कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। सोनिया कहने लगी कि मैं यहाँ पर पहले भी अकेली रहती थी, कोई बात नहीं, तुम जल्दी वापस आ जाना। सोनिया को छोड़कर जाने को मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मजबूरी में मुझे ये फैसला करना पड़ गया। मैंने 15 दिन की वापसी की टिकट बुक करा ली थी और जाने की तैयारी करने लगा था। अगले ही दिन मुझे इंडिया जाने के लिए दुबई से निकलना था। मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने घर वापस जा रहा था। एक तरफ घर वालों से मिलने की खुशी थी, तो एक तरफ सोनिया को यहाँ पर छोड़कर जाने का दुख था। वो भी काफ़ी सैड नज़र आ रही थी। दुबई के सारे दोस्त भी मुझसे मिलने के लिए आए थे, मगर सब मैं एक इंसान को भूल गया था। वो थी दीप्ति, जो काफ़ी दिनों से मुझे नज़र नहीं आ रही थी। न जाने वो बिल्डिंग में रहते रहते कहाँ गायब हो जाती थी। यहाँ तक कि मैं उसे अपनी शादी के बारे में भी बताना भूल गया था और मुझे उससे मिले हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे। ना जाने वो कहाँ गायब हो जाती थी। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करती थी। मैंने अपने दोस्त से उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे दीप्ति के बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं क्यों, मगर आज वो मुझे बहुत याद आ रही थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। यही सब सोचते हुए मैं एयरपोर्ट की तरफ चला गया और मेरा दोस्त भी मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आया था। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रास्ते में मैंने उससे कहा कि सोनिया का ख्याल रखना और दीप्ति के बारे में कुछ भी पता चले मुझे फ़ौरन ही फ़ोन करके बता देना। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बता दूंगा और सोनिया का भी ख्याल रखूंगा। उसके बाद मैं फ़्लाइट में बैठ गया और अपने घर चला गया। जैसे ही मैं अपने घर पर गया तो मेरी माँ मुझे देखकर हैरान रह गई थी। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। माँ मुझसे गले लगकर खूब रोने लगी। मेरी दोनों बहनें भी मुझसे गले मिलकर रोने लगीं। न जाने क्यों मेरी बहनें और मेरी माँ इतना रो रही थी। ये उनकी खुशी के आंसू थे या फिर कोई और बात थी। दूसरे दिन मेरी बहन की शादी थी। मुझे अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करनी थी। जितने भी पैसे मेरे पास थे मैंने सब माँ को दे दिए। माँ पैसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। जैसे ही अगला दिन शादी का आया तो मैं शादी हॉल में कामों में बिजी था। जैसे ही मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी, देखकर मैं हैरान रह गया और मेरे पैरों तले तो जैसे ज़मीन निकल गई। स्टेज पर मेरी बहन के पास कोई और लड़की नहीं बल्कि दीप्ति बैठी हुई थी और उसके पास मेरी बहन और मेरी माँ भी बैठी हुई थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आखिर वो मेरे परिवार वालों को कैसे जानती है। वो तो यहाँ मेरी माँ और बहनों के पास मेरी आंखों के सामने बैठी हुई थी, जबकि मैंने उसे पहले कभी अपने शहर में नहीं देखा था, बल्कि मेरी पहली बार मुलाकात तो उससे दुबई में ही हुई थी। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो गया था कि वो यहाँ मेरी बहन के पास मेरी आंखों के सामने बैठी हुई थी। वो मेरी बहन के ससुराल वालों की तरफ से भी नहीं थी, क्योंकि मैं उसके ससुराल वालों को जानता था। उसे देखकर मैं शॉक खड़ा का खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहे थे कि पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया था वो ये था कि वो मेरी बहन की शादी में क्या कर रही थी और वो यहाँ पर किस तरह पहुँची। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी वहीं पर मौजूद थे। आखिर क्या बात थी? क्या उसने मेरे घर वालों को मेरी और सोनिया की शादी के बारे में बता दिया था? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो तो खुद मेरी शादी के बारे में जानती नहीं थी, मगर शायद वो हमारे प्रपोजल के बारे में जानती थी। वो दीप्ति थी जो इतने महीनों से गायब थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह मेरे घर वालों के पास बैठी हुई मुझे दिखाई देगी। अभी मैं इन सब बातों में ही उलझा हुआ था कि उसने मेरी तरफ देखा और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे चेहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे थे। शायद उसे मेरी परेशानी का अंदाज़ा हो गया था। वो मुस्कुराते हुए अपने माता पिता के साथ वहाँ से चली गई। मैं खड़ा हुआ उसको देखता रह गया। उसने मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा हुआ वो यहाँ से चली गई। कहीं वो मेरी सच्चाई मेरी फैमिली को ना बता दे। माँ न जाने बात बात पर क्यों रो रही थी। माँ के रोने से तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही आकर मेरी माँ को इस बारे में सब कुछ बता दिया हो। मगर वो मेरी फैमिली को किस तरह से जानती थी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मुझे दीप्ति का बेसब्री से इंतज़ार था। अपनी बहन की शादी के दूसरे ही दिन मैं सुबह ही दीप्ति को ढूंढने के लिए निकल गया था। आखिर वो कहाँ रहती है मुझे कुछ पता भी तो नहीं था, ना ही मेरे पास उसका फ़ोन नंबर था जिसके ज़रिए मैं उसे ढूंढ पाता। आखिर मैं उसे कहाँ ढूंढता? सारा दिन मैं उसकी हर जगह तलाश करता रहा। आखिर थक हार कर मैं घर की तरफ लौट रहा था। वो मुझे कहीं भी नहीं मिली थी।
फिर आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मुझे दीप्ति के बारे में मेरी माँ ही बता सकती है कि आखिर वो है कौन और मेरी फैमिली को कैसे जानती है। मैं घर की तरफ जाने लगा। घर जाने के बाद डिनर किया और डिनर करते हुए बातों ही बातों में मैंने माँ से दीप्ति के बारे में पूछा। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर तो मैं दंग ही रह गया था। माँ ने मुझे बताया कि वो मेरी मंगेतर है और मेरे पिताजी के बचपन के पक्के दोस्त की बेटी है। वो हर हफ्ते हमारे घर आ जाया करती थी। जब वो पैदा हुई थी तभी मेरे पिताजी ने उसका हाथ मेरे लिए मांग लिया था। दीप्ति और मैं बचपन में एक साथ स्कूल जाया करते थे। मेरी दीप्ति से बचपन में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। मतलब ये वही लड़की थी जिसको मेरे पिताजी ने मेरे लिए चुन लिया था। आखिर दीप्ति वही लड़की थी जो बचपन की मेरी दोस्त थी और मुझे बचपन से ही जानती थी। जब दीप्ति 5th क्लास में थी तो उसके पिता दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे और दीप्ति को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया गया था। तभी से ही हमारी मुलाकात दीप्ति और उसकी फैमिली से कम होने लगी थी। लेकिन मैं दीप्ति को भूल चुका था क्योंकि वो बचपन की बात थी और काफ़ी सालों पुरानी बात हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये वही लड़की है जो बचपन में मेरी मंगेतर बन गई थी। मुझे लगा कि शायद जैसे मैं दीप्ति के बारे में भूल गया हूँ, इसी तरह से वो भी मेरे बारे में भूल गई होगी। इतने सालों पुरानी बात कौन याद रखता है। दीप्ति के बिहेवियर से तो नहीं लग रहा था कि वो मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हुई थी, बल्कि वो तो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं यही सब कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मैंने माँ से दीप्ति के घर का एड्रेस ले लिया था। सुबह ही मैं माँ के बताए हुए पते पर दीप्ति के घर जाने के लिए निकल गया क्योंकि वो दूसरे शहर में रहती थी। मैं उसके घर पहुँच गया और आखिरकार मैं उसका घर ढूंढने में कामयाब हो गया। मैं उनके घर के दरवाजे पर खड़ा होकर बैल बजा रहा था। थोड़ी देर के बाद अंदर से किसी की आवाज़ आई और उसके बाद दरवाज़ा भी खुल गया। दरवाज़ा दीप्ति ही खोलने आई थी। जब उसने मुझे दरवाजे पर खड़े हुए देखा तो वो एकदम से हैरान हो गई। फिर साइड पर खड़े होकर रास्ता देने लगी और कहने लगी कि अंदर आ जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंदर एक कमरे में जाकर उसने मुझे बैठने के लिए कहा और ख़ुद भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने दीप्ति की तरफ देखा और बात करना शुरू किया। मैंने दीप्ति से कहा कि दीप्ति, आखिर तुम कहाँ थी और इस तरह से तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम यहाँ पर रहती हो और मेरी फैमिली को जानती हो तो तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? दुबई में तो तुम मुझे अनजान बनकर मिली थी। तुम वहाँ पर पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन तुमने मुझे ये क्यों बताया कि तुम वहाँ पर जॉब करने गई हो? और क्या तुमने मेरी फैमिली को मेरी शादी के बारे में बता दिया? वो मेरी तरफ देखने लगी और मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं बताया और ना ही कभी बताऊंगी। ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मैंने दीप्ति से कहा कि दीप्ति, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। तुम्हारे फादर और मेरे फादर एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम दोनों भी बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ने जाते थे। आखिर तुमने इतनी सारी बातें मुझसे क्यों छुपाई? दीप्ति कहने लगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। इस बात पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने दीप्ति से अपने सारे सवालों का जवाब मांगा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी और मैं उसके घर से बिना कुछ जाने ही वापस आ गया था, क्योंकि वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब मैं घर आया तो मैंने माँ को अपनी और सोनिया की शादी के बारे में बता दिया और माँ से कहा कि मैं सोनिया को अपने घर में लेकर आना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि अब जब तुमने शादी कर ही ली है तो फिर तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर ला सकते हो। मुझे इंडिया आए हुए जब 15 दिन हो गए तो मैं फ़ौरन ही दुबई के लिए निकल गया। दुबई जाकर मैं सोनिया को लेकर दोबारा इंडिया वापस आ गया। मेरी माँ को सोनिया बहुत पसंद आई थी और वो बहुत जल्दी मेरे परिवार के साथ एडजस्ट हो गई थी। माँ भी सोनिया से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। सोनिया आखिर थी ही ऐसी सबका दिल जीत लेने वाली लड़की। कुछ दिनों के बाद पता चला कि मेरी छोटी बहन का भी रिश्ता आया है और अब मेरी छोटी बहन ही शादी के लिए बची थी। मैं इस जिम्मेदारी से भी फ्री हो जाना चाहता था। लड़के वाले शादी के लिए 1 साल का टाइम मांग रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी बहन की शादी कर दूं। मैंने लड़के वालों से 3 महीने के अंदर शादी करने को कहा कि अगर वो लोग 3 महीने के अंदर शादी कर देते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपनी बहन की शादी वहाँ पर नहीं करूँगा। लड़के वाले शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। माँ मुझे काफ़ी समझा रही थी कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी का फ़ैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने माँ की बात नहीं मानी और अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया। मैंने अपनी एक बहन की शादी तो धूमधाम से की थी
और छोटी बहन की शादी भी धूमधाम से करना चाहता था। सोनिया ने भी शादी में किसी चीज़ की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सोनिया ने शादी की तैयारियों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। आया तो मैं यहाँ पर अपना कारोबार सेट करने के लिए था, मगर मुझे शादी की तैयारियों में अपना कारोबार सेट करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। आज मेरी बहन की शादी थी और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। मैं अपनी बहन से मिलने के लिए कमरे में गया तो वहाँ उसके पास ही दीप्ति भी बैठी हुई थी। उसने एक नज़र मुझे उठाकर देखा और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने उसे बाहर जाते हुए देख लिया था और मैं सोचने लगा कि ये कैसी अजीब लड़की है। उसने एक बार भी मुझसे किसी बात का शिकवा नहीं किया, वरना ऐसी लड़कियां जो बहुत हंगामा करती हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे सोनिया खड़ी हुई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। सोनिया कहने लगी कि हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। मैं उसके साथ चला गया और हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैं सोनिया के साथ बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था, क्योंकि मैं अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी से निपट चुका था। शादी के सारे फंक्शन बहुत अच्छे गुजर गए और मैंने अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से की। माँ मुझसे कुछ नहीं कह रही थी। उन्होंने सोनिया को एक्सेप्ट कर लिया था। मेरा इरादा अब यहीं पर रहकर कुछ करने का था। मैंने अपना बिजनेस सेट करने के बारे में सोचा। कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ माँ ने और सोनिया ने मुझे दे दिए थे। बहन की शादी के बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। कुछ वक्त के बाद मेरा बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो गया। मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी गुजर रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक मेरे पास दीप्ति आ गई और मुझसे कहने लगी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स के साथ दुबई जा रही हूँ और अब वापस कभी यहाँ पर नहीं आऊँगी। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। अगले दिन जब मैं उसके घर पर उससे मिलने के लिए गया तो वो अपने घर पर ही मौजूद थी। अभी तक उसने मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दिया था। मैं उसके घर अपने सवालों के जवाब लेने के लिए गया था। मैंने उससे पूछा कि उसने आगे के बारे में क्या सोचा है। उसने कहा कि जो कुछ हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सोचा था वो बड़ों का फैसला था, जो हमारे बचपन में किया गया था, मगर अब हम बड़े हो गए। तुमने भी शादी कर ली है और मेरी भी शादी कहीं ना कहीं हो जाएगी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं जॉब करके अपना करियर बनाना चाहती हूँ। दीप्ति कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि सोनिया को हमारे बारे में पता चले। दीप्ति की पूरी बात सुनकर मैंने उससे कहा, अगर तुम ये बात मुझे पहले ही बता देती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। मेरी बात सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि कोई बात नहीं, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही हमारे साथ होता है। तुम्हारे भाग्य में सोनिया ही लिखी हुई थी, मैं नहीं। 2 दिन के बाद दीप्ति हमारे घर पर आई और मेरी माँ के कमरे में बैठकर काफ़ी देर तक ना जाने उनसे क्या बातें करती रही। फिर जब वो माँ के साथ बाहर निकली तो उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो परेशान है। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ की आंखों में मुझे शिकवा नज़र आ रहा था। मैंने नज़र झुका ली। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जब तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में बताया था कि तुम शादी करना चाहते हो, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारी बहन की शादी का बहाना करके तुम्हें शादी करने के लिए रोक दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इजाज़त के बिना भी चोरी चुपके शादी कर सकते हो। मैंने माँ से कहा, माँ आप मुझे इस समय ये सब कुछ बता भी तो सकती थी। अगर आप उस दिन बता देती कि दीप्ति मेरी मंगेतर है तो मैं कभी सोनिया से शादी नहीं करता। मैंने माँ की आंखों में देखा तो माँ इस बात से काफ़ी दुखी थी। दीप्ति के जाने पर सबको बहुत अफसोस हो रहा था। दीप्ति और उसकी फैमिली हमसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। मैं उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा था। सारे रास्ते हमारे बीच कोई बात नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दीप्ति के पेरेंट्स भी मुझसे नाराज़ हैं। मुझ में उनसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और उनके सामान उतारने में उनकी हेल्प करने लगा। सब अंदर जाने लगे और दीप्ति ने सामान रखकर मेरे हाथ में एक लेटर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए है और उसकी आंखों में आंसू साफ नज़र आ रहे थे। ये कहकर वो अंदर चली गई। मैं गाड़ी में बैठा और बैठकर उस लेटर को पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तब तक मैं बहुत दूर जा रही होंगी। मैंने जब पहली बार दुबई में तुम्हें देखा था मैं तभी तुम्हें पहचान गई थी। मैंने तुम्हें 15 साल बाद देखा था। मैं हमेशा तुम्हारी माँ से फ़ोन पर बातें करती रहती थी और तुम्हारी माँ तुम्हारी फ़ोटोज़ मुझे भेजती रहती थी। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि तुम दुबई जा रहे हो, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम दुबई में कब तक पहुँचोगे। मैं दुबई में ही पढ़ती थी, इसलिए मैं वहाँ पर रहकर तुम्हारा इंतज़ार करने लगी। फिर जब मैंने तुम्हें वहाँ उस शॉप पर देखा तो मैं समझ गई थी कि तुम दुबई पहुँच चुके हो और मेरी आंखों के सामने खड़े हो।
मैं तुम्हें वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो गई थी। आखिर मैं अपने बचपन के दोस्त से इतने सालों के बाद जो मिली थी। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं दीप्ति हूँ और तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, और धीरे धीरे मैंने तुमसे वहाँ पर भी दोस्ती कर ली। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तुम तो हमारी मुलाकातों को दोस्ती का नाम देते थे और मैं मोहब्बत का नाम देने लगी थी। तुम्हारे साथ गुजरे हुए हर लम्हे मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन तुम्हें बताने से डरती थी। कभी तुमने मेरी आंखों में गौर से नहीं देखा। मैं वही दीप्ति थी जो तुम्हारे साथ बचपन में खेलती थी। मैं चाहती थी कि तुम खुद मुझे पहचान जाओ, लेकिन तुमने कभी मुझे पहचानने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें याद है, एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम बहुत परेशान हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें कहीं दूसरी जगह भी नौकरी मिल जाए। इसलिए मैंने तुम्हें उस जॉब के बारे में बताया था। वहाँ पर मेरी दोस्त भी काम करती थी, और मेरी दोस्त का नाम सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। सोनिया मेरी दोस्त है। सोनिया तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ जानती है। एक दिन मेरे माता पिता के बीच झगड़ा हो गया था और मैं वहाँ से तुम्हें कुछ बताए बिना ही चली गई थी, तो तुम मुझे तलाश कर रहे थे। जब मैं इंडिया से वापस दुबई गई तो मैंने तुम्हें सोनिया के साथ देखा। तुम शायद नहीं जानते थे कि सोनिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। दुबई में मेरी सोनिया से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। सोनिया मेरी क्लास फेलो भी थी। मैंने जब सोनिया को तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने उससे वादा किया था कि तुम कभी भी सुशांत को ये जाहिर नहीं होने दोगी कि तुम्हें मेरे और सुशांत के बारे में सब कुछ पता है। सोनिया को भी तुमसे प्यार हो गया था। सोनिया ने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। वो एक अनाथ लड़की है। मेरे तो माता पिता हैं और दुनिया में काफ़ी सारे रिश्तेदार भी हैं जिनके सहारे मैं ज़िंदा रह सकती हूँ। उस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। शायद उसकी किसी से शादी हो जाए तो वो उसे खुश रख पाता भी या नहीं, लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं खुश हो गई थी। मेरी दोस्त को एक अच्छा हमसफ़र मिलने वाला था और फिर मैं दोबारा दुबई से इंडिया आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी तुम्हें ये बात पता चले कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद तुम्हें अफसोस हो, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी सोनिया से हो गई। अब तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम अपनी ज़िंदगी आराम से सोनिया के साथ गुजारो। मैं तुमसे बेशक प्यार कर बैठी थी, मगर मुझे ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी भी नहीं चाहिए था। इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। शायद मेरे लिए भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कोई अच्छा हमसफ़र होगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे ये सब कुछ छुपाने पर माफ़ कर दोगे, और हाँ, मेरी दोस्त का हमेशा ख्याल रखना। दीप्ति का ये लेटर पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो सब कुछ जानती थी, मगर उसने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझसे प्यार करती है। ये बात मुझे क्यों नहीं पता चली। मैं कितनी ही देर तक उस लेटर को अपने हाथ में लिए रो रहा था कि वो सोनिया के कितने करीब थी और मुझे पता भी नहीं चला, और सोनिया भी उसे मेरे घर में देखकर अनजान बनती रही ताकि मुझे उसके बारे में पता न चल जाए। उस टाइम मैं खुद को दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान समझ रहा था। आज भी मुझे दीप्ति की बहुत याद आती है। वैसे तो मैं सोनिया के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने दीप्ति के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी थी। मुझे पता चला कि दीप्ति ने दुबई में अपना करियर बना लिया है और आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। मैं भी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और कोशिश करता हूँ कि पुरानी सारी बातें भूल जाऊँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।